Hello guys, welcome back to my channel. My name is Sia Kanksha Goyal and I'm here to teach you all about accountancy. Now, मेरी पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर किया था एंड आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्या मतलब है इनका, क्या टर्म्स हैं ये? बेसिकली इस चैप्टर में हम वो सारे प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, स्टैंडर्ड्स, वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं जो हमारी अकाउंटिंग को बेस देते हैं, विच प्रोवाइड यू विद द थ्योरेटिकल बेस फॉर योर अकाउंटिंग. सबसे पहले लेट्स सी व्हाट द बुक सेज. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस कॉमनली नोन एज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गैप्स एज वी कॉल इट are the basic rules that define the parameters and constraints within which accounting operates. जो हम प्रैक्टिकली अकाउंटिंग करते हैं उसके जो पैरामीटर्स सेट होते हैं या जो कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे अकाउंटिंग के, वो इन प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस में दिए जाते हैं, विच वी प्रैक्टिकली कॉल द गैप्स और द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. गैप्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आगे जो भी आप पढ़ेंगे, जैसे भी आप अकाउंटिंग करेंगे, उनके लिए ये समझना, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. These principles are the theory base of accounting on the basis of which financial statements are prepared. In other words, they are the guidelines for preparing the financial statements. Financial statements कैसे बनानी है, उसमें क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे, क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होंगे, वो सब कुछ इन गैप्स में दिए होते हैं. सो दिस इज़ बेसिकली जो थ्योरी होती है ना, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहते हैं उसकी थ्योरी होती है ना, तो अकाउंटिंग की ये थ्योरी बेस प्रोवाइड करते हैं आपको. द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज़ इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू स्टैंडर्डाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो हम CAs होते हैं ना, उनका एक इंस्टीट्यूट होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ICAI. तो जो भी अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस या जो भी अकाउंटिंग की पॉलिसीज़ वगैरह होती है ना, उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. तो ICAI वालों ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं जिसके बेसिस पे हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं. इनिशियली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वर रिकमेंडेटरी बट वर ग्रेजुअली मेड मैंडेटरी. जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए थे ना, तब वो सिर्फ रिकमेंडेटरी थे कि इट वाज रिकमेंडेड टू यूज़ देम, पर आज की डेट में वो मैंडेटरी हैं कि आपको उनको यूज़ करना ही करना है. प्रेजेंटली द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICAI आर एप्लीकेबल ऑन नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस. Accounting standards issued under the Companies Act 2013 are applicable and mandatory on companies. ICAI वालों के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फर्म्स पे, सोल प्रोप्राइटरशिप्स पे, उन सब पे कंपल्सरी हैं, और जो कंपनीज होती हैं उनके लिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंपनीज एक्ट के अंडर आते हैं, दोज आर मैंडेटरी. मीनिंग एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ और रूल अडॉप्टेड और प्रपोज्ड एज अ गाइड टू एक्शन, अ सेटल्ड ग्राउंड और बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस. कीवर्ड्स आ गए. दे आर द जनरल लॉ और रूल adopted or proposed as a guide to action or a settled ground or basis of conduct or practice. So they are the general laws या फिर rules. Law है या rule कह सकते हो इनको, जो कि गाइड करते हैं हमारे एक्शंस को. प्रोवाइड यू अ सेटल्ड ग्राउंड. सेटल्ड ग्राउंड का क्या मतलब है कि एक ही ग्राउंड हमारे लिए सेटल हो गया. ये नहीं है कि हम कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं, एक ग्राउंड हमारे लिए सेटल हो जाता है कि हमें यही ग्राउंड फॉलो करना है. एंड दे प्रोवाइड यू द बेसिस ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिस. कैसे कंडक्ट करना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है अकाउंटेंसी, उसका बेसिस प्रोवाइड करते हैं हमारे ये जनरल लॉज एंड रूल्स, विच आर ऑल्सो नोन एज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. नाउ accounting principles are the rules adopted by the accountants universally while recording accounting transactions. accounting transactions को record करते हुए accounting principles are the rules जो कि हर accountant follow करता है. They are the norms or rules which are followed in accounting of various items of assets, liabilities, expenses, incomes etc. हर
लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, एसेट, हर चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए इनको फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्री स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ इट्स कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हमने पिछले चैप्टर में जब स्टॉक की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ना कि स्टॉक को कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर उस पर रिकॉर्ड किया जाता है। वो किसने डिफाइन किया था? वो इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ने डिफाइन किया था कि कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो भी कम है उस पर हम हमारा स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं। फिक्स्ड एसेट शुड बी डेप्रिसिएटेड ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, ये भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिफाइन करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक और फंडामेंटल प्रोपोजिशन generally accepted by accountants as a set of accounting principles based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. Accounting principles set rules हैं हमारे जिसके बेसिस पे हम हमारी transactions को record करते हैं और हमारी financial statements को prepare करते हैं। These principles are classified into 2 categories. Principles को आगे 2 categories में classify किया जाता है। So now, जो आपके accounting principles हैं उनको 2 categories में classify किया जाता है, accounting concepts and accounting conventions. Concepts क्या होते हैं? Accounting concepts are the basic assumptions or fundamental propositions within which accounting operates. They are generally accepted accounting rules based on which transactions are recorded and financial statements are prepared. It is important to follow the accounting concepts because it enables the users of financial statements to understand them better and in the same manner. Basic जो assumptions या fundamental principles हम लेके चलते हैं accounting के लिए कि basic हम क्या assumptions लेके चल रहे हैं या क्या प्रिंसिपल्स हैं जिसकी बेसिस पे हम हमारी बुक्स बनाते हैं एंड इनको फॉलो करते हुए हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस तरह से बनते हैं कि उनको समझना, उनको पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। सिमिलरली, अकाउंटिंग कन्वेंशंस आर द आउटकम ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स बीइंग फॉलोड बाय द एंटरप्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कन्वेंशंस में अंडरगो अ चेंज विद टाइम टू ब्रिंग अबाउट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कन्वेंशन का क्या मतलब होता है? हिंदी में कन्वेंशन होता है कि जो चलता आ रहा है, पुराने कुछ टाइम से चलता आ रहा है। अकाउंटिंग कन्वेंशन वो प्रैक्टिसेस या प्रिंसिपल्स हैं जिनको सारी फर्म्स बहुत टाइम से फॉलो करती आ रही हैं। विद टाइम इनमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है टू ब्रिंग अबाउट एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पर ये बहुत टाइम से फॉलो होते आ रहे हैं, बहुत टाइम से चलते आ रही हैं। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? फीचर्स क्या होते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के? सबसे पहले, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड देयरफॉर दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। दे आर recommended for use by all enterprises to ensure uniformity and understandability. किसने बनाए हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? इंसान ने ही बनाया ना। हमारे जैसे जो CAs हैं जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको काम कर करके पता चल गया कि हाँ जी काम कैसे होता है, वो लोग मिलके इकट्ठे होके अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और उनके बेसिस पे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स निकलते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स सब लोग फॉलो करते हैं ताकि एक यूनिफॉर्म बेस रहे, एक यूनिवर्सल सा बेस रहे। ये नहीं है कि एक कंपनी में अलग तरह से अकाउंटिंग हो रही है, एक में अलग हो रही है, एक में अलग हो रही है, एक में अलग हो रही है, नहीं, सब लोग इनको फॉलो करते हैं ताकि एक ही तरह से अकाउंटिंग हो, ताकि सब लोग उसको समझ सकें। नेक्स्ट है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट परमानेंट बट चेंज विद टाइम। ये नहीं है कि पत्थर पे लकीर हो गई, एक बार लिख दिया तो इसको कोई बदल नहीं सकता। विद टाइम अगर कोई चेंजेस आते हैं, कोई बेटर प्रिंसिपल्स आपको मिलते हैं तो आप उनको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल ही रिजिड हो गए, आपको फॉलो करना है तो ऐसे ही करना है, नहीं, विद टाइम थोड़ा बहुत चेंज आता रहता है इनमें। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट आ गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिस एंड गाइडलाइंस फॉर अकाउंटिंग एंड आर जनरली एक्सेप्टेड. The general acceptance of accounting principle usually depends on how it meets the 3 criteria. Accounting principles जो है ना generally accepted होते हैं, generally हर कोई उनको accept कर लेता है, पर इट डिपेंड्स ऑन 3 बेसिस, 3 क्राइटेरियाज ऐसे डिफाइन किए गए हैं जिनको अगर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मीट करते हैं तभी वो जनरली एक्सेप्टेड माने जाते हैं। पहला आ गया आपका रेलेवेंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रेलेवेंट इफ द रिजल्ट इन द इन्फॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से आपके जो यूजर्स हैं उनको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये नहीं कि कुछ भी मिलता जा रहा है, अगर जो इन्फॉर्मेशन या जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है इनको फॉलो करने से वो रेलेवेंट है यूजर्स के लिए, वो उनके काम की चीज़ है, तभी हम इनको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मानते हैं। ऑब्जेक्टिव। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑब्जेक्टिव इफ दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बायस ऑफ द पर्सन प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं उनको हर बंदा अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकता है या अपने हिसाब से उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। दे शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। जो फॉलो कर रहे हैं वो हर कोई अनबायस्डली फॉलो करेगा। अगर उसमें बायस आ जाता है, बायस मीन्स अगर उसमें आपका पर्सनल फ़ायदा आ जाता है, आप अपने हिसाब से उनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो फिर हो सकता है वो रेलेवेंट ना रहें या फिर वो ट्रू ना रहें। अगर आप अपने हिसाब से उनको
चेंज कर सकते हैं, अपने पर्सनल बाइस के हिसाब से उनको चेंज कर रहे हैं, तो फिर वो किसी काम के नहीं है। लास्ट है आपका फीजिबल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फीजिबल इफ दे कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। अब ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, नए नए लोग रखने पड़ रहे हैं, नई नई चीज़ें लानी पड़ रही हैं। कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होनी चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए, और बहुत इजीली वो एप्लीकेबल होने चाहिए। कोई हमें एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लेने पड़े, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं उठानी पड़े। दे शुड बी वेरी इजीली एप्लीकेबल एंड दे शुड बी वेरी फीजिबल। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ गया, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। क्या ज़रूरत है हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड इफ इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्मली. It means the same accounting principles are followed by all entities in preparing their final accounts. Accounting information तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है जब सारी की सारी फर्म, सारी की सारी कंपनीज एक ही तरह के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो कर रही है। ये नहीं कि एक अलग कर रही है, एक अलग कर रही है, एक अलग कर रही है, एक अलग कर रही है। किसी का अलग फॉर्मेट है, किसी का अलग फॉर्मेट है, किसी के अलग सोच है, किसी की अलग सोच है। सारी कंपनीज अगर यूनिफॉर्मली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करे तो कोई भी इंसान हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, जो जाके उनको पढ़ना चाहे वो इजीली पढ़ सके और समझ सके। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमारे लिए मीनिंगफुल या यूजफुल वो तभी होगी अगर इन गैप्स को फॉलो करके हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने। क्यों? क्योंकि अभी आप ये गैप्स पढ़ रहे हैं, आपको याद हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे कि हाँ जी ये गैप्स में ये चीज़ लिखी हुई है। तो अगर आप किसी कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियल्स पढ़ना चाहते हैं, तो आपके माइंड में तो ये गैप्स होंगे ना। तो जो भी इंसान ये गैप्स पढ़ता है, ये इन गैप्स समझता है, वो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी हिसाब से पढ़ेगा कि हाँ जी इनको फॉलो करके बनाया गया है। इसलिए टू मेक द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, टू मेक द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मोर अंडरस्टैंडेबल, टू मेक इट मोर यूजफुल, कि सबको समझ में आए, सबके लिए मीनिंगफुल हो, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी माना जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया, व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कंसेप्ट्स। क्या हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स आर द अजम्पशंस व्हिच आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट्स। हम मान के चलते हैं कि ये वाले जो हमारे अजम्पशंस और कॉन्सेप्ट्स हैं इनको फॉलो किया ही गया होगा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। द एंटिटीज व्हिच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज which of these assumptions have not been followed and the reasons for not following them. अगर कोई एंटिटी ये चूज़ करती है कि उन्हें ये assumptions फॉलो नहीं करने हैं, तो उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताना होगा कि हमने ये फॉलो नहीं किए हैं और इनको फॉलो क्यों नहीं किया गया है। द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions recognized by Accounting Standard 1 disclosure of accounting policies are, पहला आ गया आपका गोइंग कंसर्न assumption। हमने पहले भी बात की थी। गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमारी क्या कहती है? वो कहती है कि हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो बिजनेस है वो फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर चलेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, उसको कुछ होगा नहीं, बंद नहीं करने वाले हम। वी अज्यूम दैट आवर कंसर्न इज अ गोइंग कंसर्न, कि वो चलेगी। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोर्सिएबल पीरियड and there is no intention to close the business or scale down its operation significantly. हम उसको बंद नहीं करने वाले हैं या हम उसके जो operations हैं उनको कम नहीं करने वाले हैं। It is because of this concept that a distinction is made between capital expenditure, that is expenditure that will give benefit for a long period, and revenue expenditure, that is one whose benefit will be consumed or exhausted within the accounting period. इस assumption के basis पे ही हम expenditure जो है, हमारा खर्चा जो है, उसको divide करते हैं capital और revenue में। कैपिटल हमारा वो खर्चा हो गया जो कि हमें फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम हमें बेनिफिट पहुंचाएगा, और रेवेन्यू वो हो गया जो कि विद इन दिस अकाउंटिंग पीरियड हमें फायदा पहुंचाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड दे आर डेप्रिसिएटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर ओवर देयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ। के इसी अजम्पशन के बेसिस पे हम जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको उनकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके जो उनकी यूजफुल लाइफ होती है उसमें उनको कंसिस्टेंटली डेप्रिशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मशीन परचेज इज एक्सपेक्टेड टू last 10 years. The cost of the machinery is spread on a suitable basis over the next 10 years for ascertaining the profit or loss each year. The total cost of the machine is not treated as an expense in the year of purchase itself. मैंने एक मशीन ली 10 लाख की, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जो मशीन है वो 10 साल चलेगी, तो जो 10 लाख इसकी कॉस्ट है उसको मैं डिप्रिशिएट ओवर 10 ईयर्स करूँगी। ये नहीं है कि 10 लाख का 10 लाख खर्चा मैं इसी साल में रिकॉर्ड कर लूँगी, नहीं, ये मशीन मेरी 10 साल चलने वाली है तो फिर मैं उसका खर्चा डिवाइड करूँगी ना, मैं सारा खर्चा अभी क्यों रिकॉर्ड
करूँगी। मेरा ऐसा मानना है कि ये मशीन मुझे 10 साल तक फ़ायदा पहुँचाएगी, तो इसका जो खर्चा है उसको भी मैं 10 साल में रिकॉर्ड करूँगी। इसलिए जो उसकी डेप्रिसिएशन है वो मैं ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स कंसिस्टेंटली प्रोवाइड करती हूँ। नेक्स्ट आपकी अजम्पशन आती है कंसिस्टेंसी अजम्पशन। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि कंसिस्टेंटली चलेगा, एक ही बेसिस पे चलेगा, बेसिस चेंज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड एंड अडॉप्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। जो मैंने प्रैक्टिसेस या जो मैंने रूल्स एक बार ही फॉलो कर लिए उन्हीं को मैं कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर अप्लाई करूंगी। ये नहीं कि इस साल ये फॉलो कर रहे हैं अगले साल वो फॉलो कर रहे हैं, नहीं। जो मैंने एक बार ये अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सिलेक्ट कर ली और अप्लाई कर ली वही कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर चलती जाएंगी। द कंसेप्ट हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेक्स इट कंपेरेबल विद दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। अगर एक ही बेसिस पे मैं अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करूंगी तो इस साल की और अगले साल की इजीली कंपेयर हो सकती है ना। अगर इस साल में किसी और बेसिस पे करूंगी, अगले साल में किसी और बेसिस पे करूंगी, तो उनको कंपेयर करने के लिए आपको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार ही कुछ और प्रैक्टिसेस हैं, अगली बारी कुछ और प्रैक्टिसेस हैं। पर वही अगर हम सेम प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे ईयर आफ्टर ईयर तो आपके लिए कंपैरिजन बहुत इजी हो जाएगा, बिकॉज दे आर इन द सेम पैटर्न, दे आर इन द सेम फॉर्मेट, तो उनको कंपेयर करना आसान हो जाएगा आपके लिए। कंसिस्टेंसी एलिमिनेट्स पर्सनल बायस एंड हेल्प्स इन शोइंग रिजल्ट्स दैट आर कंपेरेबल। कंसिस्टेंसी से क्या होता है कि आप अपना कोई पर्सनल बायस नहीं लेके आ सकते। ये नहीं है कि अगले साल आपको किसी और तरह से प्रेजेंट करने में फ़ायदा हो रहा है, आपका अपना फ़ायदा हो रहा है तो आप उसको चेंज कर देंगे, नहीं। कंसिस्टेंसी कहता है कि आप अपने पर्सनल बायस के हिसाब से उसको चेंज नहीं कर सकते, आपको वही प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है जो आप पहले से करते आ रहे हैं। द कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर इक्वली एक्सेप्टेबल। दो तरह की प्रैक्टिसेस मार्केट में चलती आ रही हैं, ए एंड बी। तो ये नहीं है कि आप एक साल ए लगाएंगे एक साल बी लगाएंगे, नहीं। अगर आपने ए लगा लिया तो आप ए ही लगाएंगे, अगर आपने बी लगा लिया तो आप बी ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, रिटन डाउन वैल्यू एंड स्ट्रेट लाइन मेथड आर इक्वली एक्सेप्टेबल। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना, उसके 2 एक्सेप्टेबल मेथड्स होते हैं, रिटन डाउन वैल्यू एंड स्ट्रेट लाइन। दोनों का मतलब हम बाद में समझेंगे, पर ये दोनों इक्वली एक्सेप्टेबल हैं। या आप रिटन डाउन लगा सकते हो या आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। अंडर द असम्पशन मेथड वंस चोजन एंड अप्लाइड शुड बी अप्लाइड consistently year after year to make the financial statements comparable। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, पर ये नहीं है कि आप एक साल रिटन डाउन वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाएं, दूसरे साल स्ट्रेट लाइन के हिसाब से लगाएं, नहीं। जो आपने एक बारी चूज कर लिया, जो आपने पहले बारी चूज कर लिया, या रिटन डाउन या स्ट्रेट लाइन, आपको उसी को फॉलो करना है ईयर आफ्टर ईयर, ताकि कंपैरिजन हो सके। अगर आप एक साल एक के हिसाब से लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन तो कुछ और आएगी, दूसरे साल दूसरे के हिसाब से लगा रहे हैं तो कुछ और आएगी। कंपैरिजन हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों का बेसिस डिफरेंट है। इसीलिए जो मेथड या जो प्रैक्टिस आप एक बार फॉलो कर लेंगे, आपको उसी को ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करना है। द अकाउंटिंग प्रैक्टिस मे बी चेंज्ड इफ द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्स इट, और द चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। अगर कल को कोई लॉ आ जाता है, वो स्ट्रेट लाइन मेथड को इनवैलिडेट कर देता है कि नहीं ये नहीं चलेगा, आपको दूसरा रिटन डाउन वैल्यू ही फॉलो करना है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि आपको ये नहीं ये फॉलो करना है, या फिर आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लगता है कि यार नहीं, अगर मैं रिटन डाउन वैल्यू को फॉलो करूँगा ना तो मेरे जो रिजल्ट्स हैं दे विल बिकम मोर मीनिंगफुल, दे विल बिकम मोर अंडरस्टैंडेबल, तो आप एक्सेप्शनल केसेस में इनको चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई केस आपके सामने आ जाता है तभी आप अपना प्रैक्टिस या जो आप फॉलो करते आ रहे हैं उसको चेंज कर सकते हैं, पर अदरवाइज आप उसको हर साल चेंज नहीं कर सकते। अगली आपकी असम्पशन है अक्रूवल असम्पशन। अक्रूवल का क्या मतलब होता है, अक्रू का क्या मतलब होता है? अक्रू का मतलब होता है ड्यू होना, कि कब मेरा खर्चा ड्यू हुआ या कब मेरी इनकम ड्यू हुई। देखते हैं बुक क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू द अक्रूवल असम्पशन, अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक्स प्लेस। जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं, जब हमारी ट्रांजैक्शन ड्यू हो जाती है, हम तभी उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये नहीं कि जब सेटलमेंट होगी तब जाके हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। सेटलमेंट मतलब जब पैसा आएगा या पैसा जाएगा तब हम रिकॉर्ड नहीं करते। जब ट्रांजैक्शन हो जाती है हम तभी उसको अक्रूड मानते हैं या उसको ड्यू मानते हैं। Thus, revenue is recognized when it is realized, that is when the sale is complete or services are rendered. It is immaterial whether cash is received or not. जब आपने सामान बेच दिया या आपने कोई सर्विस दे दी
तभी आप उसको अक्रूड मान लेंगे। ये नहीं है कि हो सकता है कि जिसको आपने कोई सामान बेचा या सर्विस दी वो कहे कि मैं आपको जी 2 महीने के बाद पे करूंगा या 1 साल के बाद पे करूंगा। जब पेमेंट आएगी तब आएगी, पर जब आपने सर्विस दे दी या आपने गुड्स बेच दिए उसी वक्त आपकी सेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड एज एक्सपेंसेस इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द रेवेन्यू रिलेटेड टू इट इज रिकॉग्नाइज्ड वेदर पेड इन कैश और नॉट। मैंने किसी रेवेन्यू के लिए खर्चा किया है, जब मुझे वो रेवेन्यू आ गया, जब मुझे वो रेवेन्यू रियलाइज हो गया तभी मैं वो खर्चा रिकॉर्ड कर लूँगी। ये नहीं है कि जब उस रेवेन्यू के पैसे मेरे पास आएंगे तब जाके मैं खर्चा रिकॉर्ड करूँगी, नहीं। जिस वक्त मेरा वो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया उसी वक्त मैं उसका खर्चा भी रिकॉग्नाइज कर लूँगी। द कंसेप्ट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिकॉग्नाइजेज एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेस एज एंड व्हेन ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू इट आर एंटर्ड इनटू। जैसे जैसे जब कोई ट्रांजैक्शन होती है हम तभी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। मैंने कोई लैंड खरीदी पर मैंने उसका पैसा अभी नहीं दिया, मैं बोलती हूँ कि मैं 1 साल बाद या 2 साल बाद इंस्टॉलमेंट्स में दूंगी या जैसे भी दूंगी। तो ये नहीं है कि जब मैं पैसा दूंगी, जब मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी तब जाके मैं वो लैंड रिकॉग्नाइज करूंगी, नहीं। वो लैंड मेरे पास आज आ गई, मैंने इसको आज यूज़ करना शुरू कर दिया तो वो मेरे लिए आज ही एसेट बन गई ना। ये तो नहीं है कि जब मेरी पेमेंट कंप्लीट होगी तब जाके एसेट बनेगी, नहीं। जब भी मेरी कोई भी एसेट या लायबिलिटी या इनकम या एक्सपेंस, जब भी मुझे उसका फ़ायदा मिल जाएगा, जब भी वो ट्रांजैक्शन एंटर हो जाएगी, जब भी मैं उसको ट्रांसफ़र कर दूंगी उसी वक्त मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लूँगी। ये नहीं कि मैं वेट करूँगी कि नहीं जी जब पैसा आएगा या जब मैं पेमेंट करूँगी तब जाके रिकॉर्ड करूँगी, नहीं। जिस दिन आप कोई भी सेल या परचेज रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उसी दिन आपको उसे अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। अंडर दिस कंसेप्ट प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज अर्न्ड एट द टाइम द गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड और रेंडर्ड टू अ कस्टमर। दैट इज द लीगल टाइटल इज पास टू द कस्टमर हु इन टर्न हैज एन ऑब्लिगेशन टू पे फॉर देम। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई स्टेशनरी की दुकान है, मैंने किसी को बुक बेची, मैंने उसको बुक पकड़ा दी ना, चाहे उसने मुझे पैसा नहीं दिया, वो बोलता है कि मैं जी 2 दिन बाद पैसा देता हूँ। तो ये तो नहीं है कि अगर 2 दिन बाद मेरा पैसा आएगा तो 2 दिन बाद मैं सेल रिकॉग्नाइज करूंगी, नहीं। मैंने तो उसको बुक पकड़ा दी ना, मेरे पास से बुक चली गई। पैसा दिया या नहीं दिया वो बात की बात है, बुक मेरे पास से फिजिकली उसके पास चली गई तो मेरी सेल उसी वक्त रिकॉग्नाइज हो जाएगी। मैं वेट नहीं करूंगी कि जब पैसा आएगा तब मैं रिकॉर्ड करूंगी, नहीं। जिस वक्त मैंने उसको लीगल टाइटल या फिजिकल पोजेशन दे दिया उसी वक्त मेरी सेल रिकॉर्ड हो जाएगी। सिमिलरली द एक्सपेंसेस रिगार्डेड एज इंकर्ड व्हेन द गुड्स और सर्विसेज आर परचेज्ड और अवेल्ड एंड एन ऑब्लिगेशन टू पे फॉर देम इज अज्यूम्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई मशीन खरीदी, मैंने मशीन खरीद ली, मैंने भी पैसा नहीं दिया, मैंने मशीन खरीद ली, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास टाइटल आ गया, वो मशीन मेरी हो गई, मेरी प्रीमिसेस के अंदर आ गई। पर ये क्या मतलब हुआ कि मैं उसके परचेज रिकॉर्ड नहीं करूँगी, उन्होंने पैसा नहीं दिया, नहीं। मैंने उसको ले लिया, मेरे पास आ गई, फिजिकली मेरे पास आ गई, मैंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया तो उसी वक्त मैं उसकी परचेज रिकॉर्ड करूँगी। जब उसने फिजिकली मेरे को मशीन दे दी, मुझे पता है कि मुझे उससे पैसा देना है, उसे पता है कि उससे मुझसे पैसा लेना है। सो एक ऑब्लिगेशन टू पे आ गया, इस्टेब्लिश हो गया हम दोनों के बीच में। जिस वक्त जो मशीन मेरे पास आ गई या कोई खर्चा मैंने किया, जिस वक्त वो खर्चे का मुझे फ़ायदा हो गया उसी वक्त मैं उस एक्सपेंस को अपने बुक्स में नोट कर लूँगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं पेमेंट कब कर रही हूँ उसके लिए। लेट अस टेक एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द अक्रूवल कंसेप्ट। मेसर्स RSM and company purchases computers on 1st January 2019 amounting to rupees 5 lakhs to be paid on 15th April 2019. RSM कोई कंपनी है, उसने 1 जनवरी को कुछ कंप्यूटर्स खरीदे वर्थ 5 लाख रुपीज़ और उसने बोला कि मैं पेमेंट 15 अप्रैल को करूँगा। Since the asset has been acquired by the enterprise and has in the process incurred a liability to the extent of that amount, it must record the transaction in its books of accounts on 1st January itself. कंप्यूटर्स उसके पास आ गए, ठीक है, उसके पास एक लाइबिलिटी आ गई कि हाँ जी मुझे इनकी पेमेंट करनी है। तो जब 1st जनवरी को मुझे कंप्यूटर्स मिल गए, मेरी ट्रांजैक्शन हो गई, उसी दिन मैं अपने बुक्स में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लूँगी। द ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्डिंग शैल रिफ्लेक्ट दैट द एंटरप्राइज ओन्स एसेट्स worth 5 lakh and also owes an equal amount of money to the supplier. जब मैं ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगी तो मेरी बैलेंस शीट में ये साफ साफ दिख जाएगा कि मेरे पास कंप्यूटर्स आ गए 5 लाख के और साइमल्टेनियसली मेरे पास 5 लाख की क्रेडिटर्स भी खड़े हो गए, मेरे पास 5 लाख की लाइबिलिटी भी खड़ी हो गई। सिमिलरली इफ मेसर्स RSM एंड कंपनी मेक्स अ सेल ऑफ गुड्स टू मेसर्स VS एंड कंपनी on 27th February for 15,000 rupees on credit of 2 months, the sale must be recorded on 27th February although the amount will be received on 27th April. चाहे मुझे 27th अप्रैल को पैसा आना है पर मैं अपनी जो सेल है वो 27th फरवरी को ही रिकॉर्ड कर लूँगी। द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड बिकॉज द रेवेन्यू हैज़ बीन अर्न्ड ऑल्दो द अमाउंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड।
इनकम तो मेरी हो गई ना, पैसा आया नहीं आया, इनकम तो मेरी रिकॉर्ड हो गई, मेरा सामान तो बिक गया, पैसा नहीं आया, पर सामान तो मेरे पास से चला गया ना, रेवेन्यू तो मेरा अर्न हो गया ना। Messrs VS and company should also record the purchase in its books of accounts on 27 February because goods have been purchased although the amount has not been paid. अगर मैंने सेल रिकॉर्ड कर ली, सिमिलरली VS को भी अपनी परचेजेस रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। मेरे पास से सामान चला गया, उसके पास सामान आ गया, मेरी सेल हो गई, उसकी परचेज हो गई, पैसा दिया या नहीं दिया वो बात की बात है, पर मेरे पास से सेल हो गई ना, मेरा रेवेन्यू आ गया ना, मुझे पता चल गया हाँ जी मेरा ये सामान चला गया तो मेरी सेल हो गई, उसको पता चल गया कि हाँ जी मेरे पास ये सामान आ गया तो मेरी परचेज हो गई। तो 27 फरवरी जिस दिन ये सेल मटेरियलाइज हुई है उसी दिन मैं अपनी बुक्स में सेल रिकॉर्ड कर लूँगी और VS अपनी बुक्स में परचेज रिकॉर्ड कर लेगा। सो दीज आर द 3 बेसिक अजम्पशंस जो हम फॉलो करते हैं, जिसके बेसिस पे हम हमारे अकाउंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अदर्स, और कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं। पहला हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल आ गया अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, business is considered to be separate from its owners. Business transactions are recorded in the books of accounts from the business point of view and not from that of the owners. मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करती हूँ तो मैं एक अलग एंटिटी हूँ और मेरा बिजनेस एक अलग एंटिटी है। जो भी मेरी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होंगी उसको मैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करूंगी, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ओनर्स बीइंग रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल। जैसे कि हमने कैपिटल के टाइम पे डिस्कस किया था कि मैं मेरे बिजनेस के लिए एक क्रेडिटर हूँ, मेरा जो बिजनेस है वो मुझे पैसा ओ करता है, जो भी कैपिटल मैंने अपने बिजनेस में लगाई है वो मेरे बिजनेस की लायबिलिटी है एंड इट हैज़ टू रिटर्न मी बैक दैट अमाउंट ऑफ मनी। देयर अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर एंड डेबिटेड बाय द ड्रॉइंग्स मेड। जो मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, जो मेरे बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया, उससे मेरा अकाउंट बढ़ जाएगा, और जो मैंने ड्रॉइंग्स कर ली अपने बिजनेस में से उससे मेरा कैपिटल अकाउंट घट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूसेस कैपिटल, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इज डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। जब मैं पैसा लेके आ रही हूँ तो मेरे एसेट्स बढ़ गए क्योंकि पैसा आया, पर साथ में मेरी लायबिलिटीज भी बढ़ गई क्योंकि मेरे बिजनेस की कैपिटल खड़ी हो गई जो उसको मुझे वापस करनी है। अमाउंट इन द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल इज अ लायबिलिटी ऑफ the enterprise towards the proprietor. This principle applies to every form of enterprise including sole proprietorship firms. किसी भी टाइप का आप बिजनेस शुरू करते हैं, चाहे वो फर्म है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप है, ये वाला जो प्रिंसिपल है ये हर टाइप की कंपनी में लगेगा, हर टाइप की फर्म में लगेगा। अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल इज अ यूजफुल प्रिंसिपल एज फ्रॉम इट रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग हैज डेवलप्ड। इट हैज मेड पॉसिबल असर्टनिंग द रिजल्ट्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट और डिविजन ऑफ द एंटरप्राइज। ये जो अकाउंटिंग एंटिटी वाला जो हमारा प्रिंसिपल है ना, उससे क्या होता है, उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। ठीक है, मेरी अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे बिजनेस की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे बिजनेस में जो जो काम हो रहा है, जो जो डिवीजन है, जो जो डिपार्टमेंट है, उनकी सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू किया पर उसमें मैंने 2 तरह का बिजनेस शुरू किया, ए एंड बी, तो ए अलग डिपार्टमेंट है, बी अलग डिपार्टमेंट है। ए के अपने रिजल्ट्स होंगे, बी के अपने रिजल्ट्स होंगे। नाउ लेट्स सी, एक इमेजिनरी बैलेंस शीट बनाते हैं हम। ये मेरी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड है और ये मेरी बैलेंस शीट की एसेट साइड है। ये वाले जो कॉलम्स हैं इसमें हम मनी रिकॉर्ड करते हैं। ये मेरी बैलेंस शीट आ गई। लायबिलिटीज में मेरा कैपिटल अकाउंट खड़ा होगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में मेरा कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, जो मेरे पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मेरा इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। फॉर एग्जांपल 2.5 लाख रुपए शुरू में मैं 2.5 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किए थे अपनी कैपिटल में। इसमें मैंने इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द ईयर, इंट्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, $1 लाख रुपया मैं और लेके आ गई अपने बिजनेस में। थोड़ा सा जूम करती हूँ, दिख नहीं रहा होगा। और साथ में मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ ड्यूरिंग द ईयर 1.5 लाख रुपए का। मेरी टोटल कैपिटल मिला के 5 लाख हो गई, तो मेरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 5 लाख रुपए कैपिटल खड़ी है। पर मैंने कुछ ड्राइंग्स कर ली तो वो मेरी कम हो जाएंगी इसमें से। ड्राइंग्स फॉर एग्जांपल मैंने 1,26,000 की ड्राइंग्स कर ली,
तो मेरी जो नेट कैपिटल है वो आ गई 3,74,000 रुपए। इस लाइबिलिटीज के अगेंस्ट मेरे कुछ एसेट्स भी खड़े होंगे। जो मैं पैसा इंट्रोड्यूस किया था वो मैंने यूज किया अगेंस्ट मशीनरी, 2 लाख रुपए की मैंने मशीनरी खरीद ली, ठीक है। व्हीकल्स लेके आई मैं, व्हीकल्स मैंने 75,000 रुपीज़ के खरीद लिए। करंट एसेट्स में क्या है मेरे पास, करंट एसेट्स भी होंगे, कुछ सारे फिक्स तो नहीं होंगे ना। करंट में मेरे पास है कैश इन हैंड और बैलेंस विद बैंक। कैश इन हैंड मेरे पास 25,000 रुपये खड़ा है और बैलेंस विद बैंक मेरे पास 74,000 है। जो मेरा एसेट साइड का टोटल होगा इट हैज़ टू बी इक्वल टू माई लाइबिलिटी साइड का टोटल। अब हम इसका टोटल करेंगे तो ये भी 3,74,000 ही निकल रहा है। दिस इज जस्ट एन इमेजिनरी बैलेंस शीट टू शो यू कि एसेट्स हमेशा लाइबिलिटीज के इक्वल होंगे। अगला आपका प्रिंसिपल आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द एंटरप्राइज। स्टेटिंग डिफरेंटली, मनी इज द कॉमन डिनोमिनेटर इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शंस। दिस प्रिंसिपल सफर्स फ्रॉम 2 मेजर लिमिटेशंस। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का क्या मतलब है? जिस भी ट्रांजैक्शन को मैं मनी टर्म्स में मेजर कर सकती हूँ, जिस भी ट्रांजैक्शन की चीज़ की मैं मॉनेटरी वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो चीज़ मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाएगी। जब भी मैं कोई रिकॉर्डिंग करती हूँ, रिपोर्टिंग करती हूँ, मनी मेरा एक कॉमन टर्म माना जाता है। पर इस प्रिंसिपल की कुछ लिमिटेशंस हैं। लेट्स सी। पहली लिमिटेशन क्या है? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हाउसोएवर इंपॉर्टेंट दे मे बी। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रिसोर्सेज विद द एंटरप्राइज आर इंपॉर्टेंट टू द एंटरप्राइज बट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कुछ ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी होती हैं एंटरप्राइज में जिसकी आप मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं। आप एम्प्लॉइज का पैसा तो नहीं निकाल सकते ना, एम्प्लॉइज की वैल्यू तो नहीं निकाल सकते। पर क्या आपका बिजनेस ह्यूमन रिसोर्सेज के बिना चल सकता है? नहीं। ह्यूमन रिसोर्सेज आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस। पर बिकॉज दे कैन नॉट बी वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ मनी, आप उनको अपनी बुक्स में नहीं दिखाते हैं। दूसरी लिमिटेशन क्या है? द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव अ स्टैटिक वैल्यू एज द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑन द ट्रांजैक्शन डेट। हम ये मानते हैं कि जो मेरी ट्रांजैक्शन डेट पे मनी की वैल्यू है उसी को मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगी। इसका हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल लिया था हिस्टोरिक कंसेप्ट वाला, कि जिस डेट पे मैंने अपनी लैंड खरीदी, फॉर एग्जाम्पल आज से 10 साल पहले जो मैंने लैंड खरीदी 1 लाख रुपए की, 10 साल पहले जो मनी की वैल्यू थी उसी पे मैंने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। पर आज तो मनी की वैल्यू चेंज हो गई ना। 10 साल पहले और आज की डेट में मनी की जो वैल्यू है वो बहुत फ़र्क है। हम कहते हैं ना, इन्फ्लेशन के बाद जो 10 साल पहले का 1 लाख था वो आज का 10 लाख है। पर हमारी बुक्स ये कहती हैं कि जिस डेट पे ट्रांजैक्शन हुई थी उस डेट पे जो मनी की वैल्यू थी हम उसी को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अगला आपका प्रिंसिपल क्या है? अगला आपका प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स सो दैट इट्स परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। ये तो नहीं है ना कि हमने जब बिजनेस शुरू किया, जब बिजनेस खत्म किया, एक पीरियड हो गया। नहीं, हम पूरे पीरियड को, जितनी देर हमारा बिजनेस चल रहा है उसको हम डिवाइड कर देते हैं इन डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स। द अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर मेंटेन फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, मीनिंग द एंटरप्राइज शैल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज फॉर अ फोर्सिएबल फ्यूचर। हम ये मान के चलते हैं कि फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर मेरा बिजनेस चलता जाएगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है कि इट विल गो ऑन, इट विल नॉट स्टॉप। पर ये तो नहीं है ना कि हम उसके रुकने की वेट करेंगे अकाउंट्स बनाने के लिए। नहीं, हम पूरी लाइफ टाइम को, पूरी लाइफ स्पैन को बिजनेस के डिवाइड कर देते हैं इन इक्वल अकाउंटिंग पीरियड्स। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्पेशली द मैनेजमेंट इन बैंक्स, रिक्वायर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अकाउंट्स एट रेगुलर इंटरवल्स सो दैट डिसीजंस कैन बी टेकन एट द अप्रोप्रिएट टाइम। अब मैनेजमेंट है या बैंक्स हैं, उनको तो रेगुलर इंटरवल पे देखना है ना कि क्या चल रहा है। ये तो नहीं है कि वो वेट करेंगे कि जब बिजनेस बंद हो जाएगा तब देखेंगे। नहीं, वो कहते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे मुझे स्टडी करना है कि मेरा बिजनेस क्या चल रहा है। उसको स्टडी करने के लिए रेगुलर इंटरवल्स पे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, जिनको मैनेजमेंट हो गया, बैंक्स हो गए, या और जो भी यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, वो लोग स्टडी करते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। मैनेजमेंट रिक्वायर्स इन्फॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स टू असेस द परफॉर्मेंस, फंड्स रिक्वायरमेंट। बैंक्स रिक्वायर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन periodically because they have invested money and they have to ensure the safety and their returns.
Similarly, government has to assess tax dues from the enterprise. In view of the above, the life of the enterprise is broken into smaller periods, usually 1 year, which is termed as the accounting period. मैनेजमेंट को देखना है कि मेरे बिजनेस क्या चल रहा है, कोई ज़रूरत है उसमें एडिशनल फंड्स की ज़रूरत है या किसी और चीज़ की ज़रूरत है. बैंक्स को देखना है कि मैंने इसमें पैसा लगा रखा है तो मेरा पैसा सेफ भी है, मेरे को क्या इसमें फ़ायदा मिल रहा है, मेरे को क्या रिटर्न्स मिल रही हैं इससे. गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने के लिए भी देखना है कि भाई कितना कितना सेल हो रही है. ये तो नहीं कि वो 10 साल बाद इकट्ठा टैक्स लगाएगा, नहीं. इन सारी चीज़ों के लिए हम जो हमारी लाइफ स्पैन है कंपनी का, उसको यूजुअली एक एक साल के पीरियड में डिवाइड कर देते हैं. हमारा अकाउंटिंग पीरियड 99.9% ऑफ द टाइम्स 1 ईयर होता है, अप्रैल टू मार्च. तो ये जो अप्रैल टू मार्च वाला डिवीजन है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की जो लाइफ स्पैन है कंपनी का उसको हम इक्वल अकाउंटिंग पीरियड्स में डिवाइड कर देंगे, जिस इंटरवल पे हमारे अकाउंट्स को हम स्टडी करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या जरूरत है, क्या नहीं जरूरत है. एन अकाउंटिंग पीरियड इज द इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द केस ऑफ कंपनीज एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर टू नो द रिजल्ट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस. हर एक साल के एंड पे आप प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं टू स्टडी कि हमारा बिजनेस चल कैसे रहा है. तो ये जो एक साल हो गया, दिस इज कॉल्ड योर अकाउंटिंग पीरियड. अगला आपका प्रिंसिपल आ गया फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल. फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है? पूरी तरह से डिस्क्लोज करना, पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना. अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी. जो भी सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे बिजनेस की, मुझे वो हर चीज़ अपनी बुक्स में डिस्क्लोज करनी है. ये नहीं है कि कुछ चीज़ें मैं छुपा लूँ, इससे तो लोग डर जाएंगे कि अच्छा मेरा बिजनेस घाटे में जा रहा है तो मैं ये काम करता हूँ, ये घाटा शो नहीं करता अपने बुक्स में. ऐसे नहीं होता. जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको फुली डिस्क्लोज करनी है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. यू हैव टू शो ईच एंड एवरीथिंग इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट्स, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्स ऑल मटीरियल एंड सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड. वेदर इन्फॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड और नॉट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द मटीरियलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन. डिस्क्लोजर ऑफ मटीरियल इन्फॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जाम्पल, द रीजंस फॉर लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज्ड. इन्फॉर्मेशन कितनी मटीरियल है, कितनी ज़रूरी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको फुल डिस्क्लोजर करना है कि नहीं. अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ योर कंपनी, उसको डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल, आपकी टर्नओवर गिर गई, आपकी सेल्स कम हो गई. क्यों कम हो गई? कोई रीज़न तो होगा ना. इट कुड बी एनीथिंग. में ये नहीं है कि आपकी सेल्स कम हो गई तो आप उस चीज़ को हाइड कर लेंगे. नहीं, आप हाइड नहीं कर सकते. आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू गिव अ फुल डिस्क्लोजर कि मेरी सेल्स कम हो गई, और साथ में रीजंस भी देने हैं कि क्यों कम हो गई. आपके हिसाब से ऐसा क्या हुआ आपके बिजनेस में जो आपकी सेल्स कम हो गई. अगला आपका टॉपिक आ गया, अगला आपका प्रिंसिपल आ गया मटीरियलिटी प्रिंसिपल. मटीरियलिटी का क्या मतलब है कि कितना मटीरियल है, कितना ज़रूरी है मेरे बिजनेस के लिए, या कितना रेलिवेंट है मेरे बिजनेस के लिए वो चीज़. Materiality principle refers to relative importance of an item or an event. According to American Accounting Association, an item should be regarded as material if there is a reason to believe that knowledge of it would influence the decision of an informed investor. कोई भी चीज़ जिससे आपको लगता है कि एक इन्वेस्टर का जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस होगा, जिस भी चीज़ से आपको लगता है कि आपके इन्वेस्टर्स का डिसीजन जो है वो चेंज हो सकता है, दैट इज अ मटीरियल इंफॉर्मेशन. दस वेदर एन आइटम इज मटीरियल और नॉट विल डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड और अमाउंट. अमाउंट बहुत ज़्यादा है ट्रांजैक्शन का, या फिर ट्रांजैक्शन की नेचर ऐसी है कि उससे डिसीजंस चेंज हो जाएंगे लोगों के, उसको हम मटीरियल मानते हैं. इट दस मीन्स दैट इट इज़ द मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग जजमेंट टू डिसाइड विच आइटम इज मटीरियल एंड विच इज़ नॉट, एंड ओनली दोज आइटम्स शुड बी डिस्क्लोज दैट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट और आर रेलिवेंट टू द यूजर. जजमेंट है आपकी कि क्या चीज़ रेलिवेंट हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, अमाउंट स्पेंट ऑन रिपेयर्स ऑफ बिल्डिंग सेल 2,50,000 इज मटीरियल फॉर एन एंटरप्राइज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ say 10 lakh rupees, but it is not material for an enterprise having a turnover of say 15 crore rupees. On the other hand, closure of a production plant even temporarily, say because of environmental problem, is material. मैंने कोई रिपेयर्स की अपनी बिल्डिंग में जिसका खर्चा 2.5 लाख रुपए हुआ. 2.5 लाख बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बिजनेस का टर्नओवर सेल्स ही 10 लाख रुपए हैं, तो 10 लाख में से अगर मैंने 2.5 लाख रुपए उस पर स्पेंड कर दिए, विच इज़ 25% ऑफ माई टर्नओवर, बहुत मटीरियल है ना, बहुत बड़ा अमाउंट है.
पर सिमिलरली अगर मेरे बिजनेस का टर्नओवर जो है वो 15 करोड़ रुपए है, 15 करोड़ के टर्नओवर के अगेंस्ट मैंने 2.5 लाख रुपए रिपेयर में लगाई, विच इज़ नॉट इवन 1% ऑफ माई टोटल टर्नओवर। 1% भी नहीं है खर्चा, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है मेरे बिजनेस के लिए। सो इट इज़ नॉट मटीरियल। अगर मेरी टर्नओवर 10 लाख की है, उसमें से मैं 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर रही हूँ, विच इज़ 25%, और दूसरे केस में मेरी टर्नओवर 15 करोड़ की है, उसमें से मैं 2.5 लाख रुपए स्पेंड कर रही हूँ, विच इज़ नॉट इवन 1%। सो मटीरियलिटी डिफरेंट हो गई ना। इस केस में मेरे लिए ये अमाउंट बहुत मटीरियल है, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट, और इस केस में बिल्कुल भी मटीरियल नहीं है, इट्स नॉट इवन 1%। सो मटीरियलिटी डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ योर बिजनेस, कि आपके बिजनेस का साइज कितना है, उसके हिसाब से अमाउंट कितना मटेरियल है कितना नहीं, वो हम डिसाइड करते हैं। सिमिलरली अगर मेरे बिजनेस के 5 प्रोडक्शन प्लांट्स हैं, 5 में से अगर मेरा एक भी बंद हो जाता है, टेम्परेरीली सही बंद हो गया, वो चीज़ मेरी बिजनेस के लिए बहुत मटेरियल है, क्योंकि 5 वो हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 20% प्रोडक्शन मेरी बंद हो गई। 20% ऑफ माई प्रोडक्शन इज बीइंग हेल्ड because of the closure of my plant. This is a very big and a very material information that I need to disclose in my books. अगला आपका प्रिंसिपल आता है प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस क्या होता है? प्रूडेंस का मतलब होता है टू बी मोर प्रूडेंट, टू बी मोर केयरफुल। कंजर्वेटिज्म होता है कि मैं बहुत सोच समझ के कोई चीज़ कर रही हूँ। सो प्रूडेंट इज टू बी मोर केयरफुल एंड कंजर्वेटिज्म मीन्स टू बी मोर अवेयर। सो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल इज मेनी अ टाइम डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फ्रेज डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अगर मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मुझे 10 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए, हो सकता है ना, हुआ तो नहीं है ना, एंटिसिपेट नहीं कर सकती मैं। आई शुड नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट्स। पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे ना आगे जाके 10 लाख रुपए का नुकसान भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है, दिस आई नीड टू रिकॉर्ड इन माई बुक्स। मैं प्रॉफिट्स एंटिसिपेट नहीं कर सकती, पर मुझे लॉसेस एंटिसिपेट करने चाहिए। आई शुड वर्स्ट केस सिनारियो मुझे हमेशा कंसिडर करके चलना चाहिए, मुझे प्रूडेंटली बिहेव करना चाहिए कि अगर मुझे आगे जाके नुकसान हो सकता है, इसके लिए मुझे ऑलरेडी अवेयर रहना चाहिए। आई शुड बी मोर केयरफुल कि हाँ मुझे आगे जाके नुकसान हो सकता है। प्रॉफिट हो जाएगा अच्छी बात है, पर मैं उसको पहले से अपनी बुक्स में नहीं डालूंगी, पर नुकसान हो जाएगा वो बुरी बात है, इसलिए उसको मैं पहले से अपने बुक्स में डाल के चलूंगी। स्टेटिंग डिफरेंटली, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। मैं प्रोस्पेक्टिव लॉसेस को पहले से ही कंसिडर करके अपनी बुक्स में डाल के चलूंगी, पर प्रॉफिट्स को नहीं। द एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट इंश्योर्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट पेंट अ बेटर पिक्चर देन व्हाट इट एक्चुअली इज। हो सकता है कि मुझे आगे 10 लाख का प्रॉफिट हो, और उस हो सकता है कि बेसिस पे मैंने अपनी बुक्स में ऑलरेडी उसको डाल दिया, तो मेरी बुक्स बेटर दिखने लग गई। ऑब्वियसली 10 लाख रुपए का मैंने एडिशनल प्रॉफिट डाल दिया, मतलब मेरी बुक्स ओवरस्टेट हो गई, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, मेरे एसेट्स बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गया। पर अगर आगे जाके 1% चांस है कि वो मेरा प्रॉफिट ना हुआ, तो मुझे बुक्स वापस नीचे करनी पड़ेंगी, इस बेसिस पे कि हो सकता है कि ये प्रॉफिट ना हो, या एंटिसिपेशन के बेसिस पे मैं कोई प्रॉफिट अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, क्योंकि उससे फॉर सम पॉइंट मेरी बुक्स अच्छी दिख जाएंगी। पर अगर 1% भी वो प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मुझे मेरी बुक्स वापस नीचे लानी पड़ेंगी, विच इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। पहले ऊपर चढ़ा के नीचे नहीं कर सकते, पहले नीचे होके ऊपर हो जाएगा, वो अलग बात है। अगर मैं एक लॉस एंटिसिपेट कर लूँगी कि यार हो सकता है मुझे आगे जाके लॉस हो, तो मैं उस लॉस को अपनी बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके अपनी बुक्स को नीचे दिखा सकती हूँ, पर मैं पहले से ही एंटिसिपेशन के बेसिस पे अपनी बुक्स को ऊपर नहीं दिखा सकती। फॉर एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, और मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड डिस्काउंट ऑन डेटर्स इन एंटिसिपेशन ऑफ बैड डेट्स और डिस्काउंट। मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे डेटर्स खड़े हैं वो मुझे पैसा नहीं देंगे। आई हैव एन एंटिसिपेशन ऑफ बैड डेट्स, कि जो मेरा डेट खड़ा है वो बैड हो जाएगा, तो मैं उसके लिए पहले से अपनी बुक्स में एक प्रोविजन बना के रखती हूँ कि यार मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे डेटर्स खड़े हैं ना, उसका 25% पैसा नहीं देंगे, तो 25% प्रोविजन मैं अपनी बुक्स में ऑलरेडी डाल के रखती हूँ इन एंटिसिपेशन of a loss. Prudence or conservatism principle prescribes that anticipated expenses and losses should be accounted. Thus, as a result, liabilities may be overstated. It has a drawback as it may be used to create secret reserve. Example, by creating excess provision for doubtful debts, depreciation, etc. And thus financial statements may not depict a true and fair view of state of affairs of the business. कोई खर्चा होने वाला है या कोई नुकसान होने वाला है, उसके लिए मैं अपनी बुक्स में पहले से प्रोविजन बना के रखूँगी, ताकि मेरी बुक्स ओवरस्टेट ना हो। पर
हो सकता है कि इस आड़ में मैं ज़्यादा प्रोविज़न बना दूँ, अपनी बुक्स को और कम दिखा दूँ। ट्रू एंड फेयर व्यू तो नहीं आ रहा ना मेरे बुक्स का, मैं ज़्यादा प्रोविज़न बनाती जा रही हूँ, उससे मेरी बुक्स का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ रहा। असली क्या स्टेटस है मेरी बुक्स का वो पता नहीं चल रहा ना लोगों को। इस प्रिंसिपल का ये एक लिमिटेशन भी है। ये एक फ़ायदा है कि मैं किसी की उम्मीद नहीं बांध रही, मैं अपनी बुक्स को बहुत ज़्यादा ओवरस्टेट नहीं कर रही, पर मैं उसको ज़्यादा अंडरस्टेट भी कर दूंगी तब भी ट्रू एंड फेयर व्यू तो नहीं आ रहा ना मेरी बुक्स का। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म नीड्स टू बी अप्लाइड विद कॉशन एंड केयर सो दैट रिजल्ट्स रिपोर्टेड आर नॉट डिस्टॉर्टेड। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस वाला जो प्रिंसिपल है ना, इसको बहुत ध्यान से मुझे अप्लाई करना पड़ता है। ये भी ना हो कि मेरी बुक्स बहुत ही ज़्यादा ख़राब दिखने लग जाए, नहीं, मुझे बहुत ध्यान से, बहुत केयर से, बहुत सोच समझ के प्रिंसिपल अप्लाई करना है ताकि मेरी बुक्स बहुत अच्छी भी ना दिखें और बहुत बुरी भी ना दिखें। आई थिंक आज के लिए इतना ही, और प्रिंसिपल्स हैं पर काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो ऑलरेडी। आगे के कंसेप्ट्स आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। अभी तक कुछ समझ में ना आया हो, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड वी शैल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। I hope I am making accountancy clearer to you. I hope I am making understanding accountancy easier for you. अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।